हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास 10th के सोशल साइंस के जो 20 मार्च को एग्जाम होने वाले उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप सोशल साइंस के क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आपके 20 मार्च को छपने वाला। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं जाने वाला है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे और जितना ज़्यादा हो उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और सब्जेक्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कल सोमवार के एग्जाम यानी कि 20 मार्च के एग्जाम में छपने वाला है। आपको यहां से बाहर क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको 100% गारंटी यहां से देते हैं कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्वेश्चन वीडियो को देखते देखते ही याद कराने वाला हूं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आज की वीडियो में आपके लिए आया हूं, तो आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद कराने वाला हूं। आपको फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर और आप जिस टाइम एग्जाम देने जाएंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे कि इस सब क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्या, पहले तू मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसों का है। किसका है? रूसों का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या दिया है कि लिब्रे क्या था। लिब्रे क्या था? फ्रांसीसी मुद्रा है। क्या है? फ्रांसीसी मुद्रा है। लिब्रे क्या है? फ्रांसीसी मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किससे सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया? महात्मा गांधी को। किसे सम्मानित किया? कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? महात्मा गांधी को, ठीक है। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने के प्रावधान किस एक्ट में था? तो रॉलेट एक्ट में था। किस में था? रॉलेट एक्ट में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि लीडर पेस्ट क्या था? लीडर पेस्ट क्या था? एक पशु रोग है। क्या है? पशु रोग है। लीडर पेस्ट क्या था? एक पशु रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि G77 से आप क्या समझते हैं? G77 से आप क्या समझते हैं? विकासशील देशों का समूह। क्या समझते हैं? इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? विकासशील देशों का समूह हो जाएगा, ठीक है। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से समझेंगे। आपको सारे क्वेश्चन याद कराने वालों, क्योंकि हम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, इसलिए ताकि आपको याद हो जाए और आप वहाँ पे जाके अब जैसे ही बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन देखने को मिले और आप बहुत ही अच्छे से आप अपने एग्जाम को दे के आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत में महिलाओं को क्रोधित कर दिया था? तो क्या होगा? स्पिनिंग जेनी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो थी हुआ था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो यह होगा क्या? इंग्लैंड में। कहाँ होगा? इंग्लैंड में। उत्तर याद रखेंगे, कहाँ? इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो क्या? योहान गुटेनबर्ग ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है? टोक्यो का पुराना नाम क्या है? एदो। क्या है? एदो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। थोड़ा फास्ट बोल रहे थे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आपको, और हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं, आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश करें, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि लौह अयस्क किस प्रकार का संशोधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संशोधन है? अनवीकरणीय योग। याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन हम लोग मॉडल पेपर में भी पढ़े हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एक अलग करके यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे से जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर हो जाए गुजरात। किसमें? गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा मध्य प्रदेश में। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश में, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि जल किस प्रकार का संसाधन है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तो उत्तर होगा नवीकरणीय, ठीक है। क्या होगा? नवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। क्या होगा? रोपण कृषि। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि, याद रहेगा। उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, रोपण कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ये क्वेश्चन आपका साइंस में भी पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं?
साइंस के लैंग्वेज में तो होगा सेरीकल्चर, ठीक है, याद रहेगा सेरीकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तल छठी चट्टान है, तल छठी चट्टान है, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। क्या होगा? खनिज आधारित उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? क्या हो जाएगा? सेल। क्या हो जाएगा? सेल। उत्तर क्या होगा इसका? सेल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि राज्यों में राजधानियों, यहाँ पे राज्यों में राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। यहाँ पे राज्यों ने राज्यों का, राज्यों में राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है क्या? राजमार्ग। क्या होगा? राजमार्ग होगा। उत्तर जो हो जाएगा राजमार्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 21 पैथिक 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो ये हो जाएगा 4 बार। ये क्वेश्चन हम लोगों ने मॉडल सेट में भी पढ़े थे, ठीक है। कितना बार? 4 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि साथ आकर बनाया गया संघ किसका उदाहरण है? साथ आकर बनाया गया संघ किसका उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्या आंसर होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नता अधिक गहराई नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा? समरूप समाज। क्या हो जाएगा? समरूप समाज। याद रहेगा। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं ताकि वीडियो लंबा रहे, क्योंकि क्वेश्चन की जो संख्या वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। आज 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने एक वीडियो में करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों ने मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया, ये क्वेश्चन 23 हो गया, समरूप समाज हो गया। चलिए आगे बढ़ते 24 पे आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह हो जाएगा 42वें संशोधन। किसमें? 42वें संशोधन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 25 पे आते हैं कि दबाव समूह के उदाहरण बताइए। दबाव समूह के उदाहरण क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस लिए हुआ था? आप लोगों को पहले ही बताया गया था मॉडल सेट में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस लिए हो गया था, किस लिए किया गया था? तो आप लोगों ने कमेंट में इसका आंसर देंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था वो किस लिए चलाया गया था, ठीक है। और ये इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन और सूचना के अधिकार का आंदोलन, ठीक है। ये दबाव समूह के उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते 26 पे आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या इसका मुख्य सिद्धांत है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 27 पे आते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है। क्या उत्तरदायी होती है? लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति होती है, ठीक है। इसका जो उत्तरदायी होता है लोगों के प्रति होती है। चलिए आगे बढ़ते 28 पे आते हैं कि कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने की शक्ति देता है? कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने की शक्ति देता है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। कौन सा? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये सरकार की गतिविधियों को जानकारी देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 29 पे आते हैं, किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस धन को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहते हैं? दल बदल। क्या कहते हैं? कि अपने दल को क्या करते हैं? बदल देते हैं। ऐसा क्या होता है? पॉलिटिक्स में ज़्यादा होता है कि अगर हम इस पार्टी में आज हैं तो मेरा मन कल उस पार्टी की तरफ गया था, हम उसको छोड़ के वहाँ पे जा सकते हैं। इसको कहते हैं दल बदल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो हो जाएगा 2005। कब हो जाएगा? 2005, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सभी क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है, क्या है? VVI क्वेश्चन है, और ये 20 तारीख के एग्जाम में सोशल साइंस के एग्जाम में छपने वाला है। इसलिए आप लोगों को सभी को ये वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का क्या उद्देश्य है? विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। विकास क्या होगा? सतत विकास का उद्देश्य क्या था? विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये होता है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगर 32 पे आते हैं, जीवन प्रत्याशा का अर्थ है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? जन्म के समय। उत्तर जो उसका होगा, जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया?
तो हो जाएगा 200 जिलों में, कितने 200 डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 200 जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 पे आते हैं। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं 35 पे आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1949 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 पे आते हैं कि कौन गरीब ग्रामीण परिवार के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो यह हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ये है उसका उत्तर, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। यही उसका उस विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ठीक है, आगे बढ़ते 38 पे आते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। आगे बढ़ते हैं 39 पे आते हैं कि नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है क्या? उपभोक्ता। क्या संरक्षित है? उपभोक्ता। इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। 40 पे आते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 41 पे आते हैं कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के, देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ये हो जाएगा रूसो। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन इसी को पढ़े थे, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42 पे आते हैं कि टूटी हुई बेड़ियाँ समाज तलवार उगता सूरज आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को कि टूटी हुई बेड़ियाँ मसाज तलवार उगता सूरज आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? ये हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक। ठीक है, पहला थोड़ा मिस्टेक था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 43 पे आते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। यही उनके प्रमुख नेता थे। कौन? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि छपने वाला है, जो कि छपेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 44 पे आते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। किन संसाधनों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक और IMF। ठीक है, याद रहेगा, विश्व बैंक और IMF। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 पे आते हैं। 1890 के दशक में अमेरिका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी? ये जगह रीटर पेस्ट। कौन सा? रीटर पेस्ट जो बीमारी थी ये 1890 की ईस्वी में ये बहुत ज़्यादा संख्या में मवेशियों में यानी कि जानवरों में पाया गया था। ठीक है, बहुत तेज़ी से फैल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 पे आते हैं कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े घरगे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिलती किसमें हो जाएगा? फ्लाई शटल में। ठीक है, हम लोगों ने हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं, तो आप लोगों बने रहेंगे वीडियो के साथ क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जो क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आपके लिए लेके आज आया हूँ सभी ये कल छपने वाला है। कल के बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। जो आप लोगों ने अगर ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, तो आपको कल के एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 48 पे आते हैं कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? तो यहाँ पे रिस्ट आर्क राइट। ठीक है, किसने बनाई? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? रिस्ट आर्क राइट। ठीक है, आगे बढ़ते 49 पे आते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में। कब लागू किया गया? 1878 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं मार्टिन लूथर। देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने मॉडल सेट में पढ़े थे कि मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बंगाल। हम लोगों ने हाफ सेंचुरी मार ली है, यानी कि 50 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो मोस्ट VVI क्वेश्चन था हम लोगों ने 50 तक पढ़ लिए। उसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। देखिए 51 देखिए कि
बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? बांदर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? जलोढ़ मिट्टी के। किस मिट्टी के? जलोढ़ मिट्टी के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं कि भूमि नमी निम्नीकरण में किसकी भूमिका होती है? भूमि निम्नीकरण में वनों का काटना, अति पशुचारण और खनन की। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। भूमि नवीनीकरण किसकी भूमिका होती है? तो ये हो जाएगा वनों को काटना, अति पशुचारण और खनन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 पे आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं कि क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुण अथवा कुल का निर्माण करते हैं? तो गुण का कुल का निर्माण करते हैं। यहाँ पश्चिमी हिमालय हो जाए, क्या होगा? पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं कि एक फलीदार फसल के उदाहरण जो होगा आपका क्या हो जाएगा? दालें। क्या हो जाएगा? दालें। उत्तर क्या होगा इसका? दालें। चलिए आगे 56 पे आते हैं, किस फल को सुनहरा रेशम भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा जूट। किसको? जूट को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो यह हो जाएगा कोयला। आप लोगों ने सभी ने इसको जानते होंगे, किस ऊर्जा खनिज को कोयला, इसको काला हीरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काला सोना, काला हीरा क्या होगा? कोयला हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका कोयला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो जमशेदपुर। कौन सा होगा? जमशेदपुर। फिर से क्वेश्चन समझिए, कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण यानी कि वाहन जो होते हैं ना, गाड़ी घोड़ा, ये सब वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो ये होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो यह जगह छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 क्वेश्चन पे, कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 61 पे आते हैं, बेल्जियम में 10 भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो ये 59%। कितनी परसेंट? 59% जो है आदमी वहाँ के 10 भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, 10 प्रकार की भाषा बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे कहते हैं विकेंद्रीयकरण। क्या कहते हैं? विकेंद्रीयकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 पे आते हैं। 63 देखिए क्या क्वेश्चन है, किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन। और इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, किसके लिए? यहाँ पे मार्टिन लूथर जो थे, यहाँ देखिए पढ़े थे कि मार्टिन लूथर कौन था? ये क्या था? धर्म सुधारक था। कौन था? धर्म सुधारक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यह किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन। इस दोनों क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं हैं। शिक्षित महिलाएं कितना थे? देश कब? 2011 की जनसंख्या के अनुसार। कब? 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें, उस टाइम में जनसंख्या के अनुसार कहता है देश में शिक्षित महिलाएं कितना था? 65.4% ये साक्षरता दर था। किसका? महिला का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं कि श्रीलंका में सुमेलित नहीं है श्रीलंका में सुमेलित नहीं है क्या? संघात्मक शासन प्रणाली। क्या? संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 66 पे आते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी पार्टी, समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतया समर्पित कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? समर्थक। क्या हो जाएगा? समर्थक हो जाएगा। 66 का आंसर समर्थक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 पे आते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्न में से किस को सफलतापूर्वक हटा दिया जाता है? फिर से सुनिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्न में से किस को सफलतापूर्वक हटा दिया है? तो राजनीतिक असमानता को। किसको? राजनीतिक असमानता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार को लोकतंत्र में बदलने की चुनौती किस प्रकार की चुनौती है? तो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। किस प्रकार की चुनौती है? बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 पे आते हैं। 69 देखिए क्वेश्चन क्या है कि
अधिवेश विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा संसद। किसके पास? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। याद रहेगा। फिर से सुनिएगा, अधिवेश विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा सार्वभौमिक प्रकृति का आंदोलन नहीं है? कौन सा एक सार्वभौमिक प्रकृति का आंदोलन नहीं है? तो क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी हम लोगों ने वहाँ से पढ़े थे, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया नर्मदा बचाओ आंदोलन से। कौन सा एक सार्वभौमिक प्रकृति का जो आंदोलन नहीं है? तो ये हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये प्रकृति का नहीं है, हम लोगों यानी कि इंसानों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था, जो कि ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो औसत क्या होगा? औसत आय। क्या हो जाएगा? औसत आय। फिर से सुनिए, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? औसत आय है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने मॉडल सेट में भी पढ़े हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 2005 में। कब लागू किया गया था? 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 पे आते हैं कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? भंडारण को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, 75 पे आते हैं कि किस विनिमय प्रणाली में अवश्य कथाओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है? तो जगह वस्तु विनिमय प्रणाली। किसका? वस्तु विनिमय प्रणाली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 पे आते हैं कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो है करेंसी नोट कौन जारी करते हैं? आप लोगों को सभी को इसका आंसर पता होगा। कौन करता है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसका जो शॉर्ट है RBI। ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 पे आते हैं कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 पे आते हैं कि घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किन के लिए हानिकारक हो सकता है? तो सभी छोटे पैमाने के उत्पाद के लिए। ठीक है, उस सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं कि एक मार्ग डैश की स्थिति में लागू होता है? क्या? कृषि उत्पादक की स्थिति में लागू होता है। एक मार्ग जो होता है किसके लागू होता है? कृषि उत्पादक में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने मॉडल पेपर में भी पढ़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि वह संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, उसे कहा जाता है ISO। क्या कहते हैं? ISO। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग का 80 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में हम आप लोगों के बीच में रखे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कल नहीं, 20 तारीख यानी 20 मार्च को 2023 को ये क्वेश्चन छपने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। क्या होगा? छपेगा। आप लोग याद रखेंगे, पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको याद होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को PK फॉर स्टडी क्लासेस को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले। आने वाले और सब्जेक्ट में आपको सारे सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।